नमस्कार साथियों, क्या आपका ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है और आप इस एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं तो यह क्लास आपकी क्लास नंबर 2 होने वाली है क्योंकि इससे पहले आपकी ट्रिपल सी की क्लास पहली हो चुकी है जो आपके दिव्या सीरीज के नाम से है। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आप वो क्लास देख सकते हैं जिसमें हमने ट्रिपल सी के प्रत्येक चैप्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन ली थी और वहां पर अपना जो पहला चैप्टर है ट्रिपल सी का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जो आपका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है उसको पूरा किया था। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी है हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे आने वाले चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। थ्योरी आपकी यहाँ पर ये पूरी हो चुकी है, जो मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ ये सारी थ्योरी आपको कल मैं पढ़ा चुका हूं। तो यदि आपने थ्योरी नहीं देखी है तो आप पहले थ्योरी वाली क्लास देखिए, उसके बाद एक क्वेश्चन, तभी आपको समझ में आए क्योंकि थ्योरी वाली क्लास में यदि आप पूरी कर लेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न का हमारा पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कंप्यूटर को कंप्यूटर को स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर को स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार डेटा को प्रोसेस करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन डेटा और सूचना के संबंध में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है? तो याद रखेंगे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन है जो डेटा और सूचना के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, डेटा प्रोसेस होकर सूचना में परिवर्तित करना। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आप सीधे ऑप्शन लगा पाएंगे, डेटा और सूचना में संबंध होता है, डेटा प्रोसेस होकर सूचना में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है आईपीओ आईपीओ चक्र के संदर्भ में आउटपुट का प्रत्यक्ष आउटपुट पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। जो आईपीओ चक्र होता है, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट चक्र के संदर्भ में आउटपुट किस पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है? केवल इनपुट पर, केवल प्रोसेसिंग, इनपुट और प्रोसेसिंग दोनों, या केवल स्टोरेज पर? तो आप कहेंगे सर वह इनपुट और प्रोसेस दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है और साथ साथ आपको वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए। पूछा गया है यदि कंप्यूटर को गलत इनपुट दिया जाता है तो वह गलत आउटपुट दे, तो यह अवधारणा को दर्शाता है। तो ये वो अवधारणा होती है आपकी GIGO, जिसका मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप कंप्यूटर को गलत इनपुट देंगे तो आपके पास भी आउटपुट गलत ही आने वाला है। इस पॉइंट का आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आप कहेंगे सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो इसका आपको पीडीएफ आपको सिर्फ 49 रुपए में मिलने वाला है। आपको ये ई बुक के नाम से मिलेगा, ट्रिपल सी ई बुक, जिसमें आपकी थ्योरी होगी और थ्योरी के साथ साथ आपके एमसीक्यू होंगे, फुल फॉर्म होंगी, शॉर्टकट कुंजी होंगी, मॉडल पेपर होगा और जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है पहले क्लास हो चुकी है और दूसरी क्लास है। इस पीडीएफ में जो आपकी ट्रिपल सी की ई बुक दिव्यास्त ई बुक है, इसमें टोटल आपके 225 प्लस पेज हैं जिसमें आपके ट्रिपल सी सारी चैप्टर थ्योरी है। तो आप यदि इस ईबुक को खरीदना चाहते हैं जो आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्लास आप यहां से देखेंगे और रिवीजन आप ईबुक के माध्यम से कर लेंगे, यकीन मानिए आप अपने ट्रिपल सी एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास कर सकेंगे। तो आप अभी ईबुक को खरीद सकते हैं जो आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट होंगी। और यह ईबुक खरीदने के लिए आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। जैसे ही मैसेज करते हैं आपको लिखना है हेलो सर ईबुक और आपके पास एक स्कैनर आएगा जिसमें आपको सिर्फ 49 रुपए पे करने हैं। इसका प्राइस 99 रखा गया था, लेकिन यदि आप दिव्या सीरीज को यहाँ से यूट्यूब से देख रहे हैं और आप इसको ईबुक को लेते हैं तो सिर्फ आपको यह किताब 49 में मिलेगी। आपका 50% का पूरा डिस्काउंट चल रहा है अब जो फरवरी वालों स्टूडेंट के लिए स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। तो आपके लिए यह सीरीज बेहद इंपोर्टेंट होगी। तो आप इस ईबुक को ले सकते हैं दी हुए व्हाट्सएप नंबर के अनुसार। यदि आप सिर्फ इससे पढ़ना चाहते हो आप इससे पढ़ सकते हैं, लेकिन रिवीजन करना चाहते हैं तो वह ईबुक आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट होगी। पूछा गया था क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में कंप्यूटर की वह विशेषता जो बिना थके लगातार कार्य करने की क्षमता को दर्शाती है, तो वो क्या होती है? तो वो कहेंगे आप डिलीजेंसी होती है। कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, आप कंप्यूटर को कितनी भी देर कार्य कराते रहें उस पर कोई अभाव नहीं होता। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है
कंप्यूटर की एक्यूरेसी का संबंध किससे होता है? तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी का संबंध होता है इनपुट डेटा की शुद्धता से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर को बहु उपयोगी मशीन क्यों कहा गया है? जो कंप्यूटर है आखिर इसको बहु उपयोगी मशीन क्यों कहा गया है? यह तेज गति से कार्य करता है, आप कहेंगे बिल्कुल करता है। यह कम ऊर्जा का प्रयोग करता है, तो कम ऊर्जा का भी प्रयोग करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है, यह स्वतः निर्णय ले सकता है। तो आप कहेंगे यह विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। मतलब जो आपने दो ऑप्शन ऊपर देखे, इन दोनों को भी देखेंगे, यह तेज गति से कार्य करता है और यह कम ऊर्जा का प्रयोग करता है। लेकिन आप देखें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यही बन रहा है, यह विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है, मतलब सभी कार्य कर सकता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर को मानव से अलग करती है? तो आप कहेंगे वो विशेषता है हमारा नो आईक्यू। मतलब मानव और कंप्यूटर में इतना अंतर है, कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं है और मानव इंसान के पास दिमाग है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली होती है आखिर उसमें प्रोसेसिंग का उद्देश्य होता है डेटा को सूचना में बदलना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ होता है। वो इसलिए असमर्थ होता है क्योंकि ऑप्शन ए स्टोरेज की कमी होती है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। वह निर्देश आधारित प्रणाली है, इसकी गति सीमित है, यह केवल गणना कर सकता है। तो ये असमर्थ इसलिए है, वह निर्देश आधारित प्रणाली है, जब तक कि उसको कोई आदेश नहीं दिया जाता है तब तक कंप्यूटर कोई कार्य नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की सीमा नहीं है? तो आप कहेंगे जो कंप्यूटर की सीमा नहीं है, उच्च गति है कंप्यूटर की और विशाल स्टोरेज है, सटीक परिणाम है, लेकिन भावना की कमी है, कंप्यूटर के पास कोई भावना नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता का तात्पर्य क्या है? जो कंप्यूटर की स्टोरेज है आखिर इस क्षमता का तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आज की क्लास में आपके वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके पहले चैप्टर से सारे होने वाले हैं। पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन कंप्यूटर की स्पीड को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन ए निर्णय लेने की क्षमता, प्रति सेकंड निर्देश को निष्पादन की क्षमता। तो आप कहेंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर के संदर्भ में वर्सैलिटी का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में जो वर्सैलिटी होता है इसका अर्थ होता है विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर की सीमाओं का प्रमुख कारण क्या है? तो कंप्यूटर की सीमाओं का प्रमुख कारण है वो है आपका मानव द्वारा दिए गए निर्देश। आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन सारे हमारे एक ही टॉपिक से आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सही कहेंगे, क्योंकि ये आपके जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक टॉपिक के, जैसे आपने यदि पिछली क्लास देखी है उस क्लास को भी आपने पहले आपने क्या पढ़ा था, कंप्यूटर का विषय पढ़ा था, उसके बाद पीढ़ियां पढ़ी थी, विशेषता पढ़ी थी, आपने कंप्यूटर की विशेषता पढ़ी थी। तो यहाँ विशेषताओं से भी क्वेश्चन है, सीमाओं से भी क्वेश्चन है, उसके बाद पीढ़ियां आएंगी, सीपीयू आएगा, हार्डवेयर आएगा, सॉफ्टवेयर आएगा, इनपुट आउटपुट। इसी प्रकार जैसे आपने टोटल 11 पॉइंट पढ़े थे तो उन्हीं पॉइंट के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो टोटल आपके जो 11 पॉइंट है उन सभी से आपके क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। पूछा गया है क्वेश्चन आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी आते हैं और फुल फॉर्म भी आती हैं। फुल फॉर्म, ट्रू फॉल्स और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे सिर्फ इसमें आपके 2 ऑप्शन होंगे, ट्रू या फॉल्स। तो आपके एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। और आपको ट्रिपल से संबंधित कोई भी कमेंट डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूछा गया है, कंप्यूटर स्वयं सोचने एवं निर्णय लेने में सक्षम होता है? तो आप कहेंगे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, सूचना प्रोसेस किया हुआ डेटा होती है। जो सूचना होता है वो क्या होता है? प्रोसेस किया हुआ डेटा होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सूचना होती है वो डेटा का प्रोसेस होकर ही सूचना में कन्वर्ट होता है। और जो सूचना डेटा होता है ये हमारे रो फैक्ट, कच्चे तथ्य के रूप में जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर की एक्यूरेसी हमेशा 100% होती है चाहे वह इनपुट गलत हो? तो आप कहेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी हमेशा 100% होती है चाहे इनपुट गलत हो। एक्यूरेसी हमेशा 100% होती है, लेकिन इनपुट भी आपका 100% सही होना चाहिए। यदि आप गलत इनपुट देंगे तो आउटपुट गलत निकलेगा। और आप ऐसा नहीं है, आप गलती होती है हम यूजर द्वारा, हम उपयोगकर्ता द्वारा गलती होती है, कंप्यूटर द्वारा कभी भी कोई गलती नहीं होती है। आप कंप्यूटर को जो काम कहेंगे वही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट अब पूछा गया है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट कंप्यूटर की मूल
कार्यप्रणाली है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। कंप्यूटर किस स्तर पर काम करता है? इनपुट से प्रोसेस होकर आपके आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर की डिलीजेंस का अर्थ है बिना थके नियंत्रण कार्य करना, तो आंसर होगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ से आपकी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स कुछ क्वेश्चन चलेंगे। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, जैसे आपकी थ्योरी थी पॉइंट बाय पॉइंट, उसी प्रकार से आपके यहाँ पर क्वेश्चन भी है। पूछा गया है कंप्यूटर इतिहास में अबेकस का महत्व इस कारण से है क्योंकि यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, गणना के लिए प्रयुक्त प्रथम ज्ञात उपकरण था, स्वचालित प्रोसेसिंग था। तो आप कहेंगे सर आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है गणना के लिए प्रयुक्त प्रथम ज्ञात उपकरण कौन सा था, तो वो था हमारा अबेकस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अबेकस की कार्यप्रणाली किस पर आधारित थी? जो अबेकस की कार्यप्रणाली थी, क्या यह विद्युत संकेतों पर, यांत्रिक गियर पर, मोतियों की स्थिति पर या पंचकार्ड पर? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। यह मोतियों की स्थिति पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नेपियर बॉन्ड। नेपियर बॉन्ड का प्रयोग किस गणितीय समस्या को सरल बनाने हेतु हुआ था? तो हमने कल नेपियर बॉन्ड के बारे में पढ़ा था और हमने हरमन हॉलडेथ के बारे में पढ़ा था। तो याद रखेंगे जो जॉन नेपियर थे, नेपियर बॉन्ड्स मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन नेपियर द्वारा किया गया था और इसका प्रयोग हुआ था गुणा और भाग करने के लिए। गुणा और भाग करने के लिए कौन सी मशीन का आविष्कार हुआ? तो नेपियर बॉन्ड्स द्वारा, जो जॉन नेपियर द्वारा नेपियर्स बॉन्ड मशीन का आविष्कार हुआ। नाम देखेंगे उनके नाम पर ही मशीन का नाम है, जॉन नेपियर द्वारा नेपियर्स बॉन्ड मशीन का आविष्कार हुआ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नेपियर्स बॉन्ड्स का आविष्कार मैंने कितनी बार बताया? अभी अभी आपको 3 बार बता दिया। नेपियर बॉन्ड्स मशीन का आविष्कार जॉन नेपियर द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पास्कलाइन, जो आपकी पास्कलाइन मशीन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो पास्कलाइन मशीन थी, अभी आप देखेंगे जो पास्कलाइन मशीन है इसका आविष्कार ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया और इसकी विशेषता थी जोड़ एवं घटाव की यांत्रिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। जॉन नेपियर जो नेपियर्स बॉन्ड्स मशीन थी वो गुणा भाग करती थी, जो आपकी पास्कलाइन मशीन वो जोड़ घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कलाइन की सबसे बड़ी सीमा क्या मानी जाती थी? है जो पास्कलाइन की सबसे बड़ी सीमा है यह मानी जाती है यह केवल सीमित गणना कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटर का प्रारूप क्यों माना जाता है? जो आपका एनालिटिकल इंजन है इसको आधुनिक कंप्यूटर का प्रारूप क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए क्योंकि वह इलेक्ट्रॉनिक था, क्योंकि वह पूर्णतः निर्मित था, क्योंकि उसमें सीपीयू मेमोरी और कंट्रोल की अवधारणा थी, क्योंकि वह व्यावसायिक रूप से प्रयुक्त था। तो आप कहेंगे क्योंकि उसमें सीपीयू मेमोरी और कंट्रोल की अवधारणा थी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। और जो एनालिटिकल इंजन है इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा सन 1837 ईस्वी में किया गया था। जो भी आपका इंपोर्टेंट है मैं यहाँ पर खुद से एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरा, और जो आपका सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा गया है फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, जो आपके फादर ऑफ कंप्यूटर हैं वो है चार्ल्स बेबेज, कहे जाने वाले प्रमुख कारण क्या है? तो उन्होंने कंप्यूटर की मूल संरचना प्रस्तावित की। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 29 लेडी एडा लवलेस। आपने कल ये क्वेश्चन भी देखा था, लेडी एडा लवलेस कौन थी, इनका योगदान किसमें था? तो याद रखेंगे एल्गोरिथम प्रोग्राम लिखेंगे। कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामर जननी के रूप में किनको जाना जाता है? तो लेडी एडा लवलेस को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आप यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट देखेंगे, सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, लेकिन इतना समय नहीं है कि यहाँ पर प्रत्येक पॉइंट को पढ़ा जा सके। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, सिर्फ 49 रुपये में आपको ये दी जा रही है। क्लास आप यहाँ से कवर करेंगे और आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आपको ई बुक ले सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो। पूछा गया है हरमन हॉलडेथ की मशीन किस तकनीक पर आधारित थी? जो हरमन हॉलडेथ हैं आखिर इनकी मशीन किस तकनीक पर आधारित थी? तो वो हमारे पंच कार्ड पर आधारित थी। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है अबेकस एक स्वचालित गणना यंत्र था। तो आप कहेंगे नहीं, आपके एग्जाम में जो मैंने क्वेश्चन बताया ट्रू फॉल्स दोनों आते हैं, तो हमें यहाँ पर बिल्कुल आपका बेसिक टू एडवांस तक ठीक उसी प्रकार का सिलेबस लेकर चलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेपियर्स बॉन्ड्स का संबंध लॉगरिथम सिद्धांत से है। जो आपके नेपियर्स बॉन्ड्स हैं क्या इनका संबंध
लॉगरिथम से है, तो आप कहेंगे सही है, क्योंकि इसमें गुणा और भाग का प्रयोग किया गया था, जो आपके जॉन नेपियर द्वारा नेपियर बॉन्स मशीन का आविष्कार किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एनालिटिकल इंजन में डेटा, जो आपके एनालिटिकल इंजन में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट की अवधारणा थी, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, एनालिटिकल इंजन में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट की अवधारणा थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 34 में, लेडी एडा लवलेस को प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है, तो इसका आंसर भी आपका सही हो जाएगा। यूनिवैक पहला पूर्णतः पर्सनल कंप्यूटर था। आप कहेंगे नहीं, जो यूनिवैक था वह पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था, यह पीसी नहीं था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 36 में, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में मुख्यतः किस तकनीक के कारण इसको पहचाना जाता है, तो याद रखेंगे, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, वैक्यूम ट्यूब आधारित कंप्यूटरों को, जो आपके वैक्यूम ट्यूब आधारित कंप्यूटरों की सबसे प्रमुख समस्या क्या थी? ऑप्शन ए, जो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे, कम गति, स्ट्रेस सीमित, और नेक्स्ट पॉइंट, अत्यधिक गर्मी और बिजली। जो आपके पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे, उनकी सबसे बड़ी खराबी यही थी कि इनको अत्यधिक गर्मी और अधिक बिजली खपत करते थे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर, जो साथी कल की क्लास देखे होगा उसको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन रहे होंगे, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का उदाहरण है? जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है वो है हमारा एनईए। एनईए की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? तो आप कहेंगे, जो दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर थे इसमें वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रमुख लाभ क्या था? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इनका प्रमुख लाभ था आकार की कमी, जो कम आकार और अधिक विश्वसनीय, ये हमारे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, आखिर इसका प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी कंप्यूटर में किया गया था? तो याद रखेंगे, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और जो आईसी है यह सिलिकॉन की बनी होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरी पीढ़ी कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो जो तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर थे इनकी प्रमुख विशेषताएं थी, ऑप्शन ए आपकी अत्यधिक गर्मी, कम गति, तो याद रखेंगे उच्च गति एवं कम रखरखाव। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है, माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी थी? तो याद रखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित वह हमारी चौथी पीढ़ी थी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 44 में, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के विकास का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? जो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर थे, आखिर इसमें सबसे बड़ा परिणाम क्या था? ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर का उदय, पंच कार्ड का प्रयोग, या वैक्यूम ट्यूब की वापसी। तो आप कहेंगे इसमें जो आपके पर्सनल कंप्यूटर का उदय हुआ वो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 45 में, BLSI तकनीक है, आखिर इसका पूर्ण रूप क्या था? तो BLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। याद रखेंगे BLSI का पूरा नाम क्या होता है? तो BLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य आधार क्या था? जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य आधार है वो था आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी पीढ़ी कंप्यूटरों में किस तकनीक का प्रयोग माना जाता है? तो पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर थे उसमें हमारा आप देखेंगे उसमें हमारा ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग माना जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म जरूर देख लेंगे। ULSI की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही कथन है? तो याद रखेंगे जो आपका सही कथन पूछा जा रहा है, पहली पीढ़ी सबसे कम ऊर्जा खपत करती थी, तो आप कहेंगे नहीं, पहली पीढ़ी में तो सबसे अधिक ऊर्जा की खपत होती थी। दूसरी पीढ़ी में AI का प्रयोग हुआ, आप कहेंगे नहीं,
इसका प्रयोग एआई का प्रयोग कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में हुआ। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। तो आप कहेंगे यही आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ और कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग, जबकि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटरों की पीढ़ियों का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर हुआ है? जो कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं, आखिर इसका वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर हुआ है? तो आप कहेंगे आकार के आधार पर, लागत, प्रयुक्त तकनीक या उपयोगकर्ता संख्या। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, प्रयुक्त तकनीक पर। जैसे आपने पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में आपका क्या आया, ट्रांजिस्टर आया, तीसरे में आईसी चिप और चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, पांचवें में एआई। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, वर्तमान में उपयोग होने वाला अधिकांश कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो आप कहेंगे वो हमारी चौथी पीढ़ी से संबंधित है, क्योंकि चौथी पीढ़ी में कम जो पीसी आए थे, जैसे हमारा लैपटॉप डेस्कटॉप है, इसी प्रकार के कंप्यूटर आने स्टार्ट हो गए थे। तो वर्तमान में प्रयोग होने वाले जो कंप्यूटर है अधिकांश चौथी पीढ़ी के माने जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपने 50 क्वेश्चन पूरे किए। टोटल आपके यहाँ पर 200 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंत में जरूर जुड़ा रहना है, क्योंकि आपको वीडियो के अंत तक पूरे क्वेश्चन, पूरा चैप्टर ऐसे रखने वाला है जैसे कि आप पहले को घोर के पी गए हो। क्योंकि यहाँ पर जो सीरीज है ये मेरे द्वारा बहुत अच्छे से बनाई गई है, क्योंकि पिछले 2 साल से इसी चैनल पर पढ़ा रहा हूँ। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। तो आपके लिए यकीन मानिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन इसमें सीरीज से फंसेंगे, चैप्टर से फंसेंगे, तो मतलब फंसेंगे। क्योंकि यदि पहले चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो कहाँ से क्वेश्चन आएंगे? 200 क्वेश्चन है, एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन है। ठीक इसी प्रकार से आपके लिए 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, थ्योरी भी है। मतलब कहने का ये ई बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। दिव्यास्त्र इसका नाम ऐसे ही नहीं रखा, कुछ सोच समझ कर इसका नाम दिव्यास्त्र रखा गया है, जो ट्रिपल सी एग्जाम को दिव्यास्त्र के रूप में किसी भी प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन हमारे थोड़ा बैक चले गए हैं, लेकिन हम उनको थोड़ा आगे कर लेते हैं। पूछा गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 51 में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। 51 में पूछा गया है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। आपसे क्वेश्चन सही गलत में पूछे, ट्रू फॉल्स में पूछे, हमें आता है और हम उसका आंसर लगा पाएंगे, जी आपका कॉन्फिडेंस रहेगा इस सीरीज के बाद। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग हुआ। आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था? आईसी चिप का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर के प्रयोग से कंप्यूटर का आकार छोटा और विश्वसनीय हो गया। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में किया गया। इसका आंसर भी आपका सही होगा। और जो आपकी आईसी चिप है यह सिलिकॉन धातु की बनी होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में गर्मी और बिजली की समस्या अधिक थी। तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे उसमें अधिक गर्मी और अधिक बिजली खपत थी, ना कि तीसरी में। क्योंकि तीसरी तक आपकी आईसी चिप आ गई थी, पहले में वैक्यूम ट्यूब था, अब दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर की पीढ़ी चौथी से संबंधित है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में आया। तो आप कहेंगे इसका आंसर भी आपका सही हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन सही इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप पढ़कर आए हैं। जो स्टूडेंट पढ़कर नहीं आया होगा पिछली क्लास को, उसको ये क्वेश्चन भी बहुत कठिन लग रहे होंगे। पूछा गया है, पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित माने गए हैं। तो इसका आंसर भी आपका सही होगा। जैसे आप देखेंगे एआई का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है वर्तमान में, रोबोट्स का प्रयोग हो रहा है। तो ये आपकी कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी के सिस्टम माने गए। यूएलएसआई तकनीक का प्रयोग पहली पीढ़ी से है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में यूएलएसआई तकनीक का प्रयोग किया गया। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। कंप्यूटर की पीढ़ियों का वर्गीकरण प्रयुक्त तकनीक के आधार पर किया गया। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, जो वर्गीकरण है वो है तकनीक के आधार पर किया गया। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, माइक्रो कंप्यूटर का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर हुआ? जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर, अब यहाँ पर आपके जो कंप्यूटर है वो डिवाइड हुए थे। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग,
डिजिटल, हाइब्रिड। उसके बाद जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो 4 प्रकार के, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो ठीक उसी प्रकार से आपके यहाँ पर डी जो आपके टाइप ऑफ कंप्यूटर हैं उससे क्वेश्चन होने वाले हैं। माइक्रो कंप्यूटर का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर हुआ? ऑप्शन ए उपयोगकर्ता संख्या, आकार एवं प्रोसेसिंग क्षमता, नेक्स्ट पॉइंट प्रयुक्त भाषा या नेटवर्क की गति। तो आप कहेंगे आकार और प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर कंप्यूटर जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है इसका वर्गीकरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है? तो आप कहेंगे सुपर कंप्यूटर। ये हमारा यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर पूछा गया है तो सुपर कंप्यूटर तो आपका स्पेशल कंप्यूटर ही होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी अलग होते हैं, मिनी कंप्यूटर भी, लेकिन जो लैपटॉप है वह हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। जो हमारे सबसे छोटा होता है माइक्रो, माइक्रो से बड़ा होता है मिनी, मिनी से बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर और मेन फ्रेम से बड़ा सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 63 में, मिनी कंप्यूटर का प्रयोग सामान्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है? तो जो मिनी कंप्यूटर हैं इनका प्रयोग सामान्यतः मध्यम स्तर के संगठन कार्य के लिए मिनी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है मेन फ्रेम कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता क्या है? जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है आखिर इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो याद रखेंगे जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसकी प्रमुख विशेषता है बहुत अधिक उपयोगकर्ता एक साथ सेवा, एक से अधिक लोग इस कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं, वो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा कार्य मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त है? तो वो है हमारा बैंकिंग एवं रेलवे आरक्षण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सुपर कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में मुख्यतः किया जाता है? जो सुपर कंप्यूटर है आखिर इसका प्रयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? तो आप कहेंगे सुपर कंप्यूटर है इसका प्रयोग मुख्य रूप से मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 67 पूछा गया है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, ऑप्शन सी, जिसको विजय भाटकर पांडुरंग द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है वो माना जाता है सीडेक 6600। और यहाँ पर आपको देखेंगे जो सीडेक 6600 है इसका आविष्कार 1964 में हुआ और जो क्रेवन है ये भी आपका सुपर कंप्यूटर माना जाता है। लेकिन आपको दोनों ऑप्शन मिले तो वहाँ पर आपको सीडेक को ही आंसर लगाना है और यदि सीडेक नहीं होता तो हमारा वहाँ पर क्रेवन लग जाता। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 69 में फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर्स के संबंध में कौन सा सही कथन? जो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है ये विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो आप कहेंगे यही हमारा सही आंसर होगा, वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉग कंप्यूटर किस प्रकार के डेटा का कार्य करते हैं? जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं मैंने आपको बताया कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। जो आपके एनालॉग कंप्यूटर हैं आखिर ये किस प्रकार के डेटा पर कार्य करते हैं? तो ये आपके एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ये नियंत्रण पर कार्य करते हैं। भौतिक राशि जैसे आपकी भौतिक मात्रा हो गई उनके लिए किसका प्रयोग होता है? एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सा एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है? जो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है वो है हमारा स्पीडोमीटर, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल कंप्यूटर किस प्रकार के संकेतों पर आधारित होते हैं? तो जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वह हमारे द्विआधारी संख्या पर आधारित होते हैं जिनको हम बाइनरी सिस्टम के नाम जानते हैं 0 और 1। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है? तो जो आपका डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा वो आपके डेस्कटॉप और कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यह आपके डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाइब्रिड कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हाइब्रिड कंप्यूटर है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य है एनालॉग और डिजिटल दोनों का संयोजन, ये हाइब्रिड कहलाता है। एनालॉग और डिजिटल दोनों मिलकर क्या बनते हैं? तो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग दर्शाता है? तो याद रखेंगे निम्न में से कौन सा हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग दर्शाता है? तो वो है हमारा ईसीजी मशीन। जो अस्पताल में जो ईसीजी मशीन होती है वो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे
ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, जिस प्रकार से पेपर उस प्रकार से आपका यहाँ पर तैयारी। माइक्रो कंप्यूटर सामान्यतः एक समय में एक उपयोगकर्ता के लिए बनाए गए हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। ये आपके सिंगल यूजर होते हैं, एक समय पर एक ही यूजर कार्य कर सकता है। जैसे आपका लैपटॉप और कंप्यूटर सिर्फ आप एक समय पर एक ही उपयोगकर्ता उसमें काम कर सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए सबसे प्रयुक्त है, तो आप कहेंगे नहीं, यह बड़े स्तर पर काम करता है, इसमें एक से अधिक लोग कार्य कर सकते हैं। और जो आपका व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कौन सा कंप्यूटर है, तो आप कहेंगे वो है हमारा पीसी और आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है परम 8000 भारत का पहले सुपर कंप्यूटर है, तो आंसर होगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉग कंप्यूटर द्वि आधारी प्रणाली पर आधारित होते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, वह हमारे भौतिक मात्राओं पर आधारित होते हैं, ना कि डी उस पर नंबर सिस्टम पर। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों की विशेषताएं होती हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वह एनालॉग और डिजिटल दोनों से मिलकर ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्मार्टफोन को, ये आपके आईटी गैजेट से क्वेश्चन है, स्मार्टफोन को स्मार्ट क्यों कहा जाता है? स्मार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपकी इंटरनेट सेवाएं भी हैं, ऐप्स भी हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सपोर्ट करने के कारण स्मार्टफोन को स्मार्ट कहा जाता है, कहीं ना कहीं से यह स्मार्ट है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है टैबलेट कंप्यूटर की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? जो टैबलेट कंप्यूटर है आखिर इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता जो है वो है टच स्क्रीन आधारित इंटरफेस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, आपने नाम सुना ही होगा एंड्रॉयड। आपके पास कोई भी मोबाइल हो, आईफोन को छोड़कर सब में क्या लिख के आता है? उसमें लिख के आता है एंड्रॉयड। जो भी आपका मोबाइल होता है उन सभी में आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कोई भी मोबाइल, कोई भी डेस्कटॉप हो, उसको चलने के लिए कम से कम एक किसकी आवश्यकता होती है? तो एक ओएस की आवश्यकता होती है। स्मार्ट वॉच का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो स्मार्ट वॉच है इसका मुख्य उद्देश्य है हेल्थ मॉनिटरिंग और नोटिफिकेशन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्मार्ट वॉच सामान्यतः किस तकनीक से स्मार्टफोन से जुड़ती है तो वह आपके ब्लूटूथ के माध्यम से जुड़ती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गूगल ग्लास किस श्रेणी का गैजेट है? तो गूगल ग्लास है वह आपका वियरेबल डिवाइस है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में गूगल ग्लास में प्रयुक्त तकनीक किस पर आधारित है? तो वो आधारित है एग्यूमेंटेड रियलिटी पर। ऑप्शन सी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रोन को किस नाम से जाना जाता है? जो ड्रोन है आखिर इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको यूएवी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आप यहाँ पर यूएवी की फुल फॉर्म देख सकते हैं, अनमैनेड एरियल व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ड्रोन का प्रयोग निम्न में से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो आप कहेंगे वीडियो और फोटोग्राफी के रूप में ड्रोन का अधिकतर प्रयोग किया जा रहा है और इसका प्रयोग मौसम पूर्वानुमान, कृषि सर्वेक्षण, उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लूटूथ स्पीकर का मुख्य कार्य क्या है? जो ब्लूटूथ स्पीकर है इसका मुख्य कार्य है आपका वायरलेस ऑडियो आउटपुट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। जैसे कि आपका गाने बजाते हैं आप, तो उसमें आप बिना वायर के ब्लूटूथ के माध्यम से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल असिस्टेंट का उदाहरण कौन सा है? तो जो डिजिटल असिस्टेंट है वो है आपका ऑप्शन बी गूगल असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 जिसमें पूछा गया है डिजिटल असिस्टेंट मुख्यतः किस तकनीक पर आधारित होते हैं? जो डिजिटल असिस्टेंट है आखिर ये मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं? तो यह आपके एनपीएल का फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन गायब हो गया नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बीआर का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो वर्चुअल रियलिटी है इसका मुख्य उद्देश्य है काल्पनिक डिजिटल वातावरण का अनुभव करना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बीआर गैजेट का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो गेमिंग, ट्रेनिंग, मेडिकल, उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा बीआर डिवाइस का उदाहरण है? जो बीआर डिवाइस का उदाहरण है वो है आपका बीआर हेडसेट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। स्मार्टफोन एक
पोर्टेबल डिवाइस कंप्यूटिंग डिवाइस है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जैसे आपका स्मार्टफोन है, आप इसको जेब में डालकर कहीं भी ले जा सकते हैं पोर्टेबल रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है स्मार्ट वॉच के बिना किसी स्मार्टफोन के हमेशा पूर्ण रूप से कार्य कर सकती है, तो आप कहेंगे नहीं, अधिकांश स्मार्ट वॉच स्मार्टफोन पर डिपेंडेंट होती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है गूगल ग्लास एक वर्चुअल रियलिटी डिवाइस है, तो आप कहेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, ड्रोन को मानव द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गेमिंग करना आवश्यक होता है, तो आप कहेंगे नहीं, जो ड्रोन को मानव द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं होता। ड्रोन ऑटोनोमस या रिमोट कंट्रोल दोनों भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 100, आज की क्लास का आपका क्वेश्चन नंबर 100, जिसमें पूछा गया है VR तकनीक का प्रयोग वास्तविक दुनिया से अलग एक आभासी वातावरण में ले जाती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। इस प्रकार से हमने अपनी क्लास के 100 क्वेश्चन पूरे किए। और अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है हमारा CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है, तो याद रखेंगे क्योंकि यह सभी निर्देशों को नियंत्रित और निष्पादित करता है, इसलिए CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से कौन सा CPU का मुख्य कार्य नहीं है। आपके क्वेश्चन में नहीं वाली भी आप क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कौन सा CPU का मुख्य कार्य नहीं है, तो वो होता है स्थायी रूप से डेटा को संग्रहित करना। यह CPU का मुख्य कार्य नहीं होता। निर्देशों का निष्पादन, डेटा पर गणना, हार्डवेयर को नियंत्रित। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। ALU का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ALU का मुख्य कार्य होता है लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशन करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा ALU द्वारा कार्य किया जाता है, तो ALU द्वारा जो कार्य किया जाता है वो है आपका तुलना कंपैरिजन। आपका ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए उनको देखना पड़ता है। पूछा गया है कंट्रोल यूनिट का मुख्य दायित्व क्या है, तो CU है। आखिर इसका मुख्य दायित्व क्या है, तो याद रखेंगे CU का मुख्य दायित्व है कंट्रोल यूनिट निर्देशों के क्रम को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फेस डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल मुख्यतः किससे संबंधित है, तो यह आपके कंट्रोल यूनिट से संबंधित है। CU का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट होता है फेस डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेमोरी यूनिट में जो MU है, MU का फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट CPU में क्या कार्य करता है, तो इसका कार्य होता है डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। यह CPU में MU का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है CPU के अंदर सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो CPU के अंदर सबसे तेज मेमोरी होती है वो कैश या रजिस्टर होती है। यदि रजिस्टर है तो कैश है तो रजिस्टर, मतलब कहने का आपको वहां पर एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो रजिस्टर या कैश। यदि दोनों मिलते हैं तो आप सबसे पहले वरीयता रजिस्टर को देंगे, उसके बाद कैश मेमोरी को। अगले क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा गया है रजिस्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो रजिस्टर मेमोरी होती है इसका मुख्य उद्देश्य है डेटा को, मतलब जो डेटा को स्थायी रूप से भंडारण करना। आप कहेंगे नहीं, CPU प्रोसेसिंग को तेज करना, यह रजिस्टर का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर किसे कहते हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर है आखिर वो किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे CPU को एक IC में समाहित करने वाली चिप माइक्रो प्रोसेसर कहलाती है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में इस तकनीक का प्रयोग हुआ। निम्न में से कौन सा एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रकार नहीं है, तो आपका EPROM क्या है, तो आप कहेंगे ये EPROM हमारी स्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है। EP का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जबकि CISC RISC मल्टी कोर ये सभी आपके माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, मल्टी कोर प्रोसेसर का मुख्य लाभ क्या है। जो मल्टी कोर प्रोसेसर है इसका मुख्य लाभ है अधिक स्टोरेज, कम बिजली खपत, पैरेलल प्रोसेसिंग। तो आप कहेंगे इसका मुख्य उद्देश्य है पैरेलल प्रोसेसिंग, समानांतर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्लॉक स्पीड क्या दर्शाती है। जो क्लॉक स्पीड है आखिर ये क्या दर्शाती है, तो याद रखेंगे जो क्लॉक स्पीड है CPU की गति, जो CPU गति होती है प्रति सेकंड निष्पादित करने की क्षमता क्लॉक स्पीड कहलाती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्लॉक स्पीड को सामान्यतः किस में मापा जाता है, तो क्लॉक स्पीड को सामान्यतः हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए में अधिक गीगाहर्ट्ज हमेशा बेहतर प्रदर्शन करता है। तो आप कहेंगे ऐसा नहीं कह सकते। क्लॉक स्पीड को सीपीयू परफॉर्मेंस से कोई संबंध नहीं। सीपीयू परफॉर्मेंस केवल रैम पर निर्भर करता है। तो आप कहेंगे ये दोनों नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा। क्लॉक स्पीड सीपीयू के टाइमिंग सिग्नल को दर्शाती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटक माना गया है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है और सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन एएलयू केवल जोड़ और घटाना का कार्य करता है। तो आप कहेंगे नहीं क्योंकि जो एएलयू होता है वह जोड़ घटाना गुणा भाग और साथ साथ तार्किक गणनाएं भी कर सकता है। कंट्रोल यूनिट स्वयं कोई गणना नहीं करती। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जो कंट्रोल यूनिट होता है वह स्वयं से कोई कार्य नहीं करता। रजिस्टर रैम से धीमी होती है। तो आप कहेंगे नहीं क्योंकि सबसे तेज तो हमारी रजिस्टर मेमोरी होती है और जो रैम होती है उससे स्लो होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्लॉक स्पीड जितनी अधिक होगी सामान्यतः सीपीयू उतना तेज। तो आप कहेंगे ये भी हमारा सही है। ट्रिपल सी लेवल का यह सही मानक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कीबोर्ड को, ये क्वेश्चन आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस से है। कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस क्यों कहा जाता है। तो आप कहेंगे कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह डेटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट करता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है क्वालिटी कीबोर्ड का नामकरण किस आधार पर किया गया है। जो क्वालिटी कीबोर्ड है आखिर इसका नामकरण किस आधार पर किया गया है। तो आप कहेंगे पहले 6 अक्षरों के क्रम पर इसका नामकरण किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा जिसका आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम शॉकले द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फंक्शन कुंजियां सामान्यतः कीबोर्ड के किस भाग में होती हैं। तो आप कहेंगे सबसे ऊपर वाली पंक्ति में फंक्शन कुंजियां होती हैं और टोटल F1 से लेकर F12 तक 12 फंक्शन कुंजियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिक कीपैड का मुख्य प्रयोग होता है। तो आप कहेंगे न्यूमेरिक कीपैड का मुख्य कार्य होता है तेजी से संख्यात्मक डेटा दर्ज करना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन माउस का राइट क्लिक सामान्यतः किस कार्य के लिए प्रयोग होता है। जो माउस का राइट क्लिक है आखिर ये सामान्यतः किस कार्य के लिए प्रयोग होता है। तो ये आपका सिलेक्ट या ओपन करने के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 126 जिसमें पूछा गया है राइट क्लिक का मुख्य कार्य क्या है। जो राइट क्लिक है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो राइट क्लिक का मुख्य कार्य होता है ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर देखेंगे शॉर्टकट मेनू दिखाना। ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 जिसमें पूछा गया है ट्रैक बॉल किस डिवाइस का विकल्प माना जाता है। जो ट्रैक बॉल है वह हमारा एक माउस के रूप में प्रयोग होता है और यह एक इनपुट डिवाइस है। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को सभी साथियों में शेयर करना। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये सारी मेहनत आपके लिए लोग की जा रही है। और यकीन मानिए आपके लिए बेहद से बेहद जो भी सारा थ्योरी क्वेश्चन देने का जो भी प्रयास रहेगा पूरा 100% रहेगा। बस यदि आप भी साथ मेहनत करते हैं तो आप भी एग्जाम को पास कर पाएंगे और आप ई बुक को ले सकते हैं सिर्फ 49 रुपये में जो आपके रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 128 पूछा गया है जॉय स्टिक का प्रयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है। जो जॉय स्टिक है उसका प्रयोग मुख्यतः गेमिंग और सिमुलेशन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इतने फास्ट क्वेश्चन आपको इतने कम समय में इतना अच्छा कंटेंट मेरे हिसाब से पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको 1 घंटे में सिर्फ कितने क्वेश्चन 30 या 40 क्वेश्चन देते हैं लेकिन मैं यहाँ पर आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर लगभग 1 घंटे 20 मिनट में इतने क्वेश्चन दूंगा। लगभग 200 प्लस क्वेश्चन तो आपके होंगे ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैट बेड स्कैनर का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो आप कहेंगे जो फ्लैट बेड स्कैनर है इसका प्रयोग होता है कागजी दस्तावेज को स्कैन करने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर तकनीक का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए होता है। तो याद रखेंगे स्कैन टेक्स्ट को एडिट टेक्स्ट में बदलने के लिए ओसीआर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओएमआर का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है। जो ओएमआर है इसका प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता है। तो आप कहेंगे
जो परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं में OMR का प्रयोग होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है MICR तकनीक का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो ये आपकी एक इनपुट डिवाइस है और इसका प्रयोग हमारा बैंकिंग में होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। अगला क्वेश्चन है बार कोड का मुख्य कार्य क्या होता है? जो बार कोड होता है इसका मुख्य कार्य होता है प्रोडक्ट कोड पढ़ना। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लाइट पेन का प्रयोग किस प्रकार से के डिस्प्ले के साथ किया जाता है? तो आप कहें जो लाइट पेन है इसका प्रयोग होता है हमारा CRT का फुल फॉर्म कैथोड तकनीक पर जो डिवाइस होती हैं उन पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है? तो सॉरी यहाँ पर माइक्रोफोन किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है? तो यह आपका एक वॉइस इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर। कीबोर्ड एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, कीबोर्ड हमारे एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। अगला पॉइंट है OCR और OMR दोनों का कार्य समान होता है, तो आप कहेंगे नहीं, जो OCR होता है उसका प्रयोग होता है कैरेक्टर के लिए, जबकि OMR का प्रयोग होता है मार्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें MICR में चुंबकीय स्याही का प्रयोग होता है, तो बिल्कुल सही है और इसका प्रयोग होता है बैंकिंग में। बैंक में बी कैम का प्रयोग वीडियो इनपुट के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। वेब कैम का प्रयोग वीडियो इनपुट के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये आपका पॉइंट 8 एक प्रकार से कह सकते, चैप्टर तो नहीं पॉइंट, और जो आपका क्योंकि 11 पॉइंट है तो 8वां पॉइंट है आपका आउटपुट डिवाइस है। पूछा गया है मॉनिटर को वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्यों कहा जाता है? वीडियो है मॉनिटर को वीडियो क्यों कहा जाता है? फुल फॉर्म याद रखेंगे विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यह परिणामों को दृश्य रूप में प्रदर्शित करता है, इसलिए मॉनिटर को वीडियो के नाम से जाना जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक मॉनिटर का सबसे पुराना प्रकार है? जो सबसे पुराना प्रकार है वो है आपका CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। अगला क्वेश्चन है LCD मॉनिटर की प्रमुख विशेषता क्या है? जो LCD मॉनिटर है आखिर इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो याद रखेंगे कम बिजली खपत और पतला डिजाइन, ये LCD मॉनिटर की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है LED मॉनिटर वास्तव में किस तकनीक का उन्नत रूप है? जो आपका LED कंप्यूटर है वह आपके LCD का उन्नत रूप माना गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है OLED मॉनिटर की प्रमुख विशेषता क्या? जो आपका OLED कंप्यूटर है आखिर इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो याद रखेंगे OLED मॉनिटर की प्रमुख विशेषता यह है प्रत्येक पिक्सल स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है पिक्सल का सही अर्थ होता है, तो याद रखेंगे पिक्सल का सही अर्थ होता है स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है रेजोल्यूशन शब्द किसे दर्शाता है? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिखा है वही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपके आएंगे, क्योंकि ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। यदि इनपुट आउटपुट डिवाइस आता है तो इन्हीं आउटपुट डिवाइस से पूछेगा क्वेश्चन, आपको किसी प्रकार से घुमा सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने शब्द दे दिया रेजोल्यूशन शब्द किसे दर्शाता है। तो आपने पता किया रेजोल्यूशन शब्द होता है स्क्रीन की पिक्सल की कुल संख्या को दर्शाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है स्क्रीन पर पिक्सल की कुल संख्या को कौन दर्शाता है? तो आप कहेंगे वो हमारा रेजोल्यूशन होता है। क्वेश्चन आपसे घुमा सकता है, इस बात को आपको ही मानना पड़ेगा। क्वेश्चन को लैंग्वेज को किसी प्रकार से वो टफ कर सकता है बस, लेकिन आपको यदि कॉन्सेप्ट पता होंगे, यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाएगा आपके एग्जाम में सीधे आपको दिमाग में आएगा। क्योंकि क्या होता है यदि क्वेश्चन गलत कहाँ होते हैं, क्वेश्चन हमारे वहीं गलत होते हैं जहां हमें उस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। जैसे हमें थोड़ा सा पता है पिक्सल और रेजोल्यूशन कोई संबंध है, आपको पिक्सल या रेजोल्यूशन से कोई संबंध मिलेगा तो आपको क्वेश्चन बन भी नहीं रहा होगा। आपको कहीं पिक्सल शब्द मिल गया तो आपको लगेगा अरे पिक्सल रेजोल्यूशन कुछ तो है इसमें संबंध, और आपको जहां रेजोल्यूशन लगेगा पिक्सल, इस प्रकार से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जब आप ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपके आंसर गलत होने के कम चांस रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी आएगा। आपको यदि थोड़ा भी है उसमें क्या होता है क्वेश्चन थोड़ी सी भी आपके दिमाग में गया, थोड़ा ही क्वेश्चन आपके दिमाग में गया और आपका आंसर वहीं सही हो गया। जब गलत वहाँ होते हैं जहाँ पर आपका दिमाग बिल्कुल ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से आएगा। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने रिफ्रेश रेट का संबंध किससे है, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो रिफ्रेश रेट का संबंध है हमारा स्क्रीन पर चित्र बदलने की देर, आप
चित्र बदलने की दर, जैसे आप रिफ्रेश करते हैं तो हमारा पूरा क्या होता है, नॉर्मल से रिफ्रेश हो जाता है, पूरा पेज रिफ्रेश हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डॉट पिच का नाम, जो डॉट पिच का मान कम होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप कहेंगे यदि डॉट पिच का में कम स्पष्टता, अधिक स्पष्टता, बिजली की खपत अधिक या स्कैनर, तो आप कहेंगे अधिक स्पष्ट चित्र, जिसमें आपके डॉट पिच का मान कम होने पर प्रभाव होता है वो अधिक स्पष्ट चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण क्या है? जो प्रिंटर होते हैं दो प्रकार के, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनका उदाहरण कौन सा है? तो जो डॉट मैट्रिक ऑप्शन हमारा सी सही आंसर होगा। और इसमें याद रखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर हमारे 150 क्वेश्चन पूरे होते हैं, लगभग आपके 70 से 80 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो आपको क्लास के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। यकीन मानिए ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक प्रिंटर की विशेषता क्या है? जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है आखिर इसकी विशेषता क्या है? तो याद रखेंगे डॉट मैट्रिक प्रिंटर की विशेषताएं हैं मल्टी कॉपी प्रिंट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इंकजेट प्रिंटर किस तकनीक पर कार्य करता है? जो आपका इंकजेट प्रिंटर है आखिर ये किस तकनीक पर काम करता है? तो यह स्याही की सूक्ष्म बूंदों पर काम करता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज और उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर कौन सा माना जाता है? तो सबसे तेज और उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर है वो हमारा लेजर प्रिंटर माना जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, थर्मल प्रिंटर का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? जो थर्मल प्रिंटर है आखिर इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग होता है रसीद प्रिंट में, जो आपकी रिसिप्ट प्रिंट होती हैं उनमें हमारे थर्मल प्रिंटर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लॉटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? जो प्लॉटर होता है आखिर इसका प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे प्लॉटर का प्रयोग होता है बड़े आकार के नक्शे व बैनर बनाने के लिए प्लॉटर का प्रयोग होता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। पिक्सल की संख्या जितनी अधिक होती है चित्र उतना अच्छा स्पष्ट होता है, तो आंसर भी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जो लेजर प्रिंटर है वो हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, थर्मल प्रिंटर में स्याही का प्रयोग होता है? जो थर्मल प्रिंटर होते हैं क्या इसमें स्याही का प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन, स्पीकर और हेडफोन ऑडियो आउटपुट डिवाइस है? जो आपके स्पीकर और हेडफोन है क्या ये दोनों ऑडियो आउटपुट डिवाइस है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में एक बिट का अर्थ क्या है? जो कंप्यूटर में एक बिट है इसका अर्थ होता है 0 और 1, एक डिजिटल संकेत, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निबल में कितने बिट्स होते हैं? जो निबल होता है आखिर वो कितने बिट्स के बराबर होता है? तो आप याद रखेंगे 4 बिट्स के बराबर एक हमारा निबल होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? जो एक बाइट होता है आखिर वो कितने बिट्स से मिलकर बनता है? तो एक बाइट्स में टोटल आपके 8 बिट होते हैं, ऑप्शन हमारा सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है इसमें, निम्न में से कौन सा मेमोरी यूनिट सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट कौन सा है? जो सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट दी हुई ऑप्शन के अनुसार तो वो है हमारा YB, योक्टाबाइट के नाम से जाना जाता है, KB, MB, GB, और यहाँ पर योक्टाबाइट सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी मेमोरी, आप देखेंगे यहाँ पर एक बाइट्स सिर्फ ये 1 योक्टा बराबर कितने बाइट होते हैं? तो 1 योक्टा बराबर आपके इतने सारे बाइट होते हैं, आप इनको गिन सकते हैं। तो गिन कर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि ये संख्या कितनी लिखी हुई है। मैं आपको कुछ गिन रहा हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यहाँ तक पर्याप्त है। बकाया आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आगे की संख्या क्या लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? जो प्राइमरी मेमोरी है आखिर इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है टेम्पोररी स्टोरेज फॉर प्रोसेसिंग, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी का मुख्य कार्य होता है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम और डी रैम में मुख्य अंतर क्या है? जो एस रैम और डी रैम है तो याद रखेंगे एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम एस रैम तेजी से काम करती है, डी रैम धीरे होती है, बिल्कुल सही। डी रैम जल्दी डेटा खो देती है, ये भी सही है। एस रैम महंगी और डी रैम सस्ती, तो इसका मतलब आपके 4 ऑप्शन सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रोम है वो है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपी रोम
और पी रोम में अंतर क्या है? जो डबल ई पी रोम और पी रोम है, इन दोनों में अंतर होता है। डबल ई पी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, जबकि पी रोम का फुल फॉर्म होता है परमानेंट बंच प्रोग्राम। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही आंसर होगा। जो आपका डबल ई पी रोम है, आप इसमें डेटा को कभी भी मिटा सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन जो पी रोम है वो आपका सिर्फ एक बार ही डेटा को उसमें आप इनपुट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, आप इसको इलेक्ट्रिक की माध्यम से मिटा सकते हैं, लेकिन जो पी रोम होता है वो आपका राइट वंश होता है, सिर्फ एक बार लिखा जाता है। कैच मेमोरी का मुख्य उद्देश्य होता है सीपीयू और रैम के बीच तेजी से डेटा उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? तो सेकेंडरी मेमोरी कार्य होता है परमानेंट डेटा स्टोरेज। परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है। HDD और SSD में मुख्य अंतर क्या है? जो आपकी SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव और HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है? तो इन दोनों में अंतर होता है जो HDD होता है सॉल्वर और आपका मैकेनिकल, SSD फास्ट और इलेक्ट्रॉनिक होता है। इस बात को याद रखेंगे, मतलब HDD स्लो होता है और SSD फास्ट। अगला क्वेश्चन है CD DVD और BRD किस प्रकार की मेमोरी हैं? जो आपके CD DVD और BRD हैं ये आपकी सेकेंडरी और ऑप्टिकल मेमोरी हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड किस प्रकार की मेमोरी हैं? जो पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड हैं आखिर ये किस प्रकार की मेमोरी हैं? तो ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? तो सबसे तेज मेमोरी होती है वो हमारी कैश होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। पूछा गया है रैम डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है। क्या जो रैम है वो डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जो रैम होता है वो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। रोम का डेटा पावर ऑफ होने के बाद भी सुरक्षित रहता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, जबकि जो रैम में डेटा होता है वो पावर ऑफ होने के बाद हट जाता है। कैश मेमोरी सीपीयू के लिए सबसे तेज मेमोरी है, तो इसका आंसर भी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है एसएसडी में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। जो आपका एसएसडी होता है क्या इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, जबकि एचडीडी में मूविंग पार्ट्स होते हैं। मूविंग पार्ट्स मतलब घूमने वाले कुछ हिस्से। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा पढ़ने के लिए लेजर की आवश्यकता नहीं होती, तो आप कहेंगे फॉल्स। अगला क्वेश्चन है सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच इंटरफेस प्रदान करना, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका अगला चैप्टर है यह आपका कल स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन और यूजर इंटरफेस प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो वो है हमारा विंडो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184 ड्राइव ड्राइवर्स किसके लिए आवश्यक होते हैं? जो आपके डिवाइस ड्राइवर होते हैं आखिर ये किसके लिए आवश्यक होते हैं? तो याद रखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच संवाद करने के लिए डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य है सिस्टम मेंटेनेंस, एंटीवायरस, कंप्रेशन टूल्स। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसका मुख्य कार्य होता है यूजर को स्पेसिफिक टास्क करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर हमारा भी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो वो है हमारा बैंकिंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर हमारा जनरल पर्पज पूछा, जनरल पर्पज में हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए MS वर्ड, ये आपका जनरल पर्पज होता है। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक पर्पज कौन से होते हैं सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक पर्पज वाले होते हैं? तो आप कहेंगे केवल विशेष कार्य के लिए जो प्रयोग होते हैं वो आपके स्पेसिफिक पर्पज वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपका टैली। अगला क्वेश्चन है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का लाभ क्या है? जो आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आखिर इसका विशेष लाभ क्या है? तो इसका विशेष लाभ है सोर्स कोड मॉडिफाई और रेडी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है इसका उदाहरण कौन सा है, तो आप कहेंगे वो है हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर नहीं, क्योंकि जो लिब्रे ऑफिस वो तो आपका ओपन सोर्स, जबकि जो विंडो है वो है हमारा क्लोज सोर्स है जो आपका प्रोप्राइटरी। अगला क्वेश्चन फ्रीवेयर का मतलब क्या है। जो फ्रीवेयर है होते हैं उसका मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट लेकिन सोर्स कोड रेस्ट्रिक्टेड। अगला क्वेश्चन नंबर 192 शेयरवेयर सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है इसका मुख्य उद्देश्य है ट्रायल पीरियड के बाद परचेज रिक्वायरमेंट। मतलब क्या होता है, आपको ट्राई तो करने के लिए दे देगा 2-4 दिन तक, लेकिन आप 3-4 दिन ज़्यादा चलाते हैं तो फिर आपको उसके लिए पेमेंट करना होगा। लाइनक्स किस श्रेणी में आता है। जो लाइनक्स है वह हमारा ओपन सोर्स में आता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस श्रेणी में आता है। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है आखिर एक किस श्रेणी के सॉफ्टवेयर में आता है, तो एंटीवायरस है वह हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। एम एस ऑफिस किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है, तो एम एस ऑफिस है वह हमारा जनरल पर्पज एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम सभी कंप्यूटरों के लिए अनिवार्य होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। लाइनक्स और विंडो दोनों ओपन सोर्स हैं, तो आप कहेंगे नहीं, लाइनक्स क्लोज सोर्स है जबकि हमारा विंडो है वह लाइनक्स हमारा ओपन सोर्स है, विंडो क्लोज सोर्स। फ्रीवेयर का उपयोग हमेशा फ्री होता है, तो आप कहेंगे जब फ्री है तो फ्री ही होगा। अगला क्वेश्चन है डिवाइस ड्राइवर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के काम कर सकता है, तो आप कहेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 200 पूछा गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर केवल यूजर के स्पेसिफिक कार्यों के लिए होता है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये यूजर के स्पेसिफिक कार्यों के लिए होते हैं, तो आप कहेंगे नहीं ये आपके जनरल और स्पेसिफिक दोनों कार्यों के लिए होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। इस प्रकार से आपने यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 के 200 क्वेश्चन पूरे किए हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं जिसके बाद आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 201। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए कम समय में इतने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कोल्ड बूट और वार्म बूट में अंतर क्या होता है। तो याद रखेंगे जब हम कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा कोल्ड बूट होता है, जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो वो हमारा वार्म बूटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है BIOS का पूरा नाम क्या है। जो BIOS होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है POST का उद्देश्य क्या है। जो POST है आखिर इसका उद्देश्य क्या है, तो POST का उद्देश्य होता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स की जांच करना, और POST का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ रेस्ट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल और फोल्डर में मुख्य अंतर क्या है। जो फाइल और फोल्डर है आखिर इसमें मुख्य अंतर क्या है, तो फाइल और फोल्डर में अंतर होता है जो फाइल होती हैं वो डेटा कलेक्शन होता है, जबकि फोल्डर होते हैं वह फाइल का कनेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। बाइनरी नंबर सिस्टम किस बेस का होता है, तो वो बेस होता है 2, ऑक्टल का 8 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 और डेसिमल का बेस होता है 10। आप इन पॉइंटों को भी जरूर याद रखेंगे। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 206 निम्न में से कौन सी बाइनरी संख्या है, तो आप कहेंगे जो इसमें आपके 001 मतलब 10 हो वो हमारी बाइनरी संख्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 207 वार्म बूटिंग की शॉर्टकट कुंजी। वार्म बूटिंग शॉर्टकट कुंजी मतलब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे उसके लिए कंट्रोल आल्ट डिलीट का प्रयोग कर सकते हैं, और आल्ट प्लस F4 के माध्यम से हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं। BIOS कहाँ स्टोर होता है। जो BIOS होता है वह हमारा हार्ड डिस्क जो BIOS होता है वह रोम में स्टोर होता है, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। फाइल एक्सटेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो फाइल एक्सटेंशन है आखिर इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो फाइल एक्सटेंशन का मुख्य उद्देश्य होता है टाइप फाइल और एसोसिएटिव प्रोग्राम की पहचान। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फोल्डर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। जो फोल्डर की सबसे बड़ी विशेषता होती है मल्टी फाइल या फोल्डर को स्टोर करता है वो हमारा फोल्डर कहलाता है। कोल्ड बूट के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है, तो कोल्ड बूट के दौरान आपका बायोस और पोस्ट OS लोड।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पोस्ट फेलियर होने पर क्या होता है, तो पोस्ट फेलियर होने पर एरर बी मैसेज डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बाइनरी नंबर सिस्टम का डेसिमल कमेंट क्या होगा, तो ये आपका अलग से आप सीखेंगे जो बाइनरी से डेसिमल कैसे बदला जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको 1 2 4 8 और आपका 2 में 0 है, तो 8 4 12 और 13, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। पूछा गया है बायोस और पोस्ट मुख्यतः किस सॉफ्टवेयर का परीक्षण करते हैं, तो वह आपके CPU, रैम और कीबोर्ड, हार्ड डिस्क इन सभी का परीक्षण करते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। वो दो क्वेश्चन आपको जो छोड़े हैं वो आपके सिलेबस से नहीं है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसमें आपको जो पॉइंट एक्स्ट्रा लग गया था। कोल्ड बूट के दौरान सभी हार्डवेयर कंपोनेंट इनिशियलाइज होते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वार्म बूट में बायोस और पोस्ट प्रक्रिया दोबारा होती है, तो आप कहेंगे फॉल्स। जो आपका वार्म बूट होता है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रीस्टार्ट, पोस्ट और आपका बायोस स्किप होती है। अगला क्वेश्चन है फाइल फोल्डर केवल एक फाइल रख सकता है, तो आप कहेंगे जो फोल्डर है केवल एक ही फाइल को रख सकता है, ऐसा नहीं है, मल्टीपल फाइल को भी रख सकता है। बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 डिजिट को स्वीकार करता है, तो आपका आंसर होगा सही। और आज की क्लास का चैप्टर का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन पोस्ट में हार्डवेयर फेलियर होने पर कंप्यूटर समान रूप से बूट करता है, तो आपका आंसर होगा फॉल्स। पोस्ट फेलियर सिस्टम बूट फेल, जो आपका पोस्ट फेलियर होता है सिस्टम बूट फेल और एरर डीप मैसेज होता है। इस प्रकार से हमने अपना जो पहला चैप्टर है पूरा फिनिश कर लिया है। अब आपका अगला चैप्टर है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार जो हमारा पहला चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपका अगला चैप्टर है यहाँ पर आप अगला चैप्टर देखेंगे जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। 42 पेज नंबर से लेकर 68 पेज नंबर तक इसको बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। इसके बाद आपका अगला चैप्टर, तो आपको जो पहला चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने थ्योरी को नहीं देखा है तो आप इस थ्योरी को जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।